आज हम लोग बात करेंगे डेटा के बारे में। नॉर्मली अगर हम कंसीडर करें तो डेटा है क्या। डेफिनेशन में बात करें तो रॉ फैक्ट नॉन एस डेटा। जितने भी हमारे रॉ फैक्ट्स हैं वो सब किस में आते हैं, डेटा में आते हैं। रॉ फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज दैट इमेज हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, वीडियोस हो सकता है या एटसेट्रा। ये सभी चीजें किस में आएंगी? डेटा में आएंगी, रॉ फैक्ट्स में आएंगी। अब डेटा का वर्क अगर हम करेंगे तो क्यूरी चलाने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो हम डीबीएमएस पर बात करेंगे। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? नॉर्मली अगर आप देखें कि जैसे मेडिकल स्टोर पे हम पहुंचते हैं, कोई भी मेडिसिन मांगते हैं तो उसको पता होता है कि वो मेडिसिन कहां पर रखी हुई है, क्योंकि उसने उसको डेटाबेस पे बनाया हुआ है। अब डेटाबेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा आता है। हिस्टोरिकल डेटा नॉर्मली कह सकते हैं हम लोग कि वन पेरेंट्स टू मैनी चाइल्ड। एक व्यक्ति के कई सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, वो हिस्टोरिकल रूट से डेटा चलता है। तो इसको क्या बोलेंगे? HDBMS, हिस्टोरिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन्हीं डेटाबेस के बीच में होता क्या है कि इन दोनों के बीच में यदि कोई भी संबंध दर्शाया जाए, मान लीजिए आप कोई जेनेरिक मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं या किसी एक जैसी सिमिलरिटी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पर रिलेशनल डेटा बनेगा, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहां से देखिए, जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो वो क्या होगा? या तो राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब इन्हीं के बीच में यदि हम लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट में ले जाएं या लेफ्ट से राइट में लेके आए तो इसको हम लोग NDBMS, इसे क्या बोलेंगे? नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा? हिस्टोरिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब रूट बाय रूट। उसके बाद कौन सा आएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद कौन सा आएगा? NDBMS, यानी कि नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट अगर इन्हीं के बीच में कोई भी क्लैडिंग का प्रयोग किया जाए, कोई भी शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उसको हम लोग ODBMS, ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। जब भी हम देखते हैं किसी भी इंटीजर को डिफाइन करेंगे, सपोज दैट हमने इंटीजर को A, B इक्वल C, हमने दो इंटीजर का प्रयोग किया है, तो इन दोनों के बीच में जो कंडीशन अप्लाइड होगी वो किस पर सपोर्ट करेगी? वो C पर सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, जब भी हम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे या ऐसी कोई भी ऐप को डेवलप करेंगे जहां पर हमें कंडीशन का प्रयोग करना होगा, तो हमें ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करना होगा। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब डेटा वर्क किस पे करेगा? डेटा दो तरीके से वर्क करेगा, या तो एरे पे करेगा या स्ट्रिंग पे करेगा। स्ट्रिंग नॉर्मली अगर हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा हो तो हमने वेवलेंथ पढ़ी होगी। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? जब हम दो नोड को आपस में मिलाते हैं A और V, तो हम क्या करते हैं? इस तरीके से वेवलेंथ का प्रयोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। मतलब A प्लस A माइनस, B प्लस V माइनस एंड अदर देन। और एरे क्या करेगा? एरे अपने जो भी आपके कॉलम बनेंगे उनको सबसे पहले नुल वैल्यू से स्टार्ट करेगा। नुल वैल्यू क्या होगा? 0 से। उसके बाद 1 2 3 देन 4। दिस इज कॉल्ड क्यूरी। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्यूरी बोलेंगे या डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक आपने वर्ड सुना होगा कि डेटा एक्सपर्ट या डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है कि जब मान लीजिए 1 को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट करके इसको ओपन किया, इसको हम 1 को ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? तुरंत ही इनफाइनाइट से 1 को कहां पे पहुंचा देगा? यहां पे पहुंचा देगा। अब सपोज करिए कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जिस सॉफ्टवेयर में हमें एम्प्लॉय आईडी का प्रयोग करना है, एम्प्लॉय आईडी का या एम्प्लॉय पेमेंट का प्रयोग करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम क्यूरी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्यूरी को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम का प्रयोग करेंगे। कॉलम का, अब कॉलम प्रयोग क्या होगा? कॉलम का अब देखिए, सपोज दैट हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना है जो एम्प्लॉय की आईडी को और उसके सैलरी को डिफाइन करता हो।
सैलरी। बेटा याद रखना, वेतन जो भी मिलता है, जो भी एम्प्लॉय होगा, उसकी जब आप क्यूरी को चलाएंगे तो उसमें आप क्या चलाएंगे, पैकेज को चलाएंगे। पैकेज मतलब वार्षिक। अब वार्षिक वेतन होगा कैसे? अब एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना, पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिए वर्किंग डे क्या होते हैं। नॉर्मली अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जॉब कर रहा है तो उसका वर्किंग डे के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर में कितने दिन को तैयार करेंगे? 24 दिन। वर्किंग डे तो टोटल 30 होंगे आपके। कितने होंगे? 30 डेज। और साथ में क्या होगा, इसमें 4 संडे आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, तो कितना बचा हमारे पास? 26 के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक सीएल को निकाल देंगे, कैजुअल लीव को, और एक किसको निकाल देंगे, ईएल को निकाल देंगे। तो टोटल उसके कितना वर्किंग डे हुआ? 24। अगर उसने एक सीएल और एक ईएल को लिया है तो उसका वर्किंग डे टोटल 30 से ही काउंट किया जाएगा। बट अगर इससे एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसका वर्किंग डे कितना यूज किया जाएगा? उसका वर्किंग डे उसी से 29। एक लिया है तो 29, एक से एक्स्ट्रा लिया है तो 28, मतलब उसका एक दिन का वेतन कटेगा। जब क्यूरी चलाएंगे तो क्यूरी चलाने के लिए याद रखिए, सबसे पहले तो सीरियल नंबर का प्रयोग करेंगे। सीरियल नंबर हो सकता है या एम्प्लॉय आईडी हो सकती है। क्या हो सकती है? एम्प्लॉय आईडी। जब भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तो या तो सीरियल नंबर से डिजाइन करेंगे पहला कॉलम, या दूसरा किससे करेंगे? एम्प्लॉय आईडी से। एम्प्लॉय आईडी हर किसी की वेरिएट होती है, अलग अलग होती है। सेकंड कॉलम हम किससे स्टार्ट करेंगे? उसके पैकेज से। उसका पैकेज क्या है? पैकेज मतलब वार्षिक आय हमने कितना दिया है। आजकल का जो भी हम लोग वर्किंग देखते हैं वो किसमें आएगी? पैकेज में आएगी, ना कि मंथली सैलरी में आएगी। तो दूसरा हो गया पैकेज। तीसरा क्या हो जाएगा उसमें कन्वेंस। अगर आपके टीए शब्द आ रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस, या डीए आ रहा है, या एमए आ रहा है, मेडिकल अलाउंस, या एचआरए आ रहा है, होम रेंट अलाउंस, ये सारे ही अलाउंस जितने भी होंगे ये हमेशा क्या होंगे? ये ऐड होंगे। कैसे होंगे? मतलब आपकी जो भी सैलरी होगी उसमें क्या होंगे? ये जुड़ेंगे। अगर यहीं पर पीएफ आ रहा है, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? ये सबट्रैक्ट होंगे आपके। ठीक है, तो पहला कॉलम आपका एम्प्लॉय आईडी या सीरियल नंबर, दूसरा आपका कॉलम कौन सा बनेगा? सॉफ्टवेयर का पैकेज। तीसरा कौन सा बनेगा? जो भी आपका टीए है या डीए है, जो भी मिल रहा है आपको, टीए हो गया, ठीक है, देन डीए हो गया। इसके बाद क्या बनेगा? नहीं, पीएफ अगर कट रहा है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपका पीएफ नहीं कट रहा, मान लीजिए आप कोई प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे तो आपका पीएफ और ईपीएफ नहीं कटेगा। तो वहां पे एम्प्लॉय के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप टीए डीए तो दे सकते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस दे सकते हैं, हो सकता है आपको वो मार्केटिंग करवाता हो तो बाइक का फ्यूल हो गया, ठीक है, या आने जाने का कन्वेंस हो गया, वो दे सकता है। डीए मतलब डाइटिंग अलाउंस, उसने कहा कि चलिए आप एडमिशन के लिए जाइए, इन बच्चों के एडमिशन करवाने हैं, तो डाइटिंग अलाउंस भी दे सकता है, आपको खाने पीने का खर्चा भी दे सकता है। बट ईपीएफ और पीएफ नहीं दे सकता। अगर ईपीएफ और पीएफ देगा तो इन दोनों के बाद एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के हम क्या करेंगे उस सॉफ्टवेयर में, उसको डिटेक्शन में डाल देंगे। अब यहां पे हम क्या करें, यहां पे हम डालेंगे वर्किंग डे। उसका वर्किंग डे क्या है? वर्किंग डे। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करेंगे तो उसमें वर्किंग डे हमारा बहुत अनिवार्य रूप से होगा, यानी इंपॉर्टेंट होगा कि उस बंदे ने कितने दिन उस पर वर्क किया है। इसके बाद क्या बनेगा? अगर यहां पर आपके वेतन से मान लीजिए टीए और डीए जो भी आपका है ये तो ऐड हो रहा है, तो यहां टोटल अमाउंट बनेगा आपका। और यहां पर अगर पीएफ और ईपीएफ है तो यहां पर क्या बनेगा? यहां रिमेन अमाउंट बनेगा। रिमेनिंग मतलब शेष कितना बचा है। अब मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी आपकी सपोज दैट है A240 एम्प्लॉय आईडी है, पैकेज आपका है 98345 यानी कि 98,345। टीए इसमें है 2% और डीए इसमें है 4%। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है, टीए से कम ही डीए रहता है। डाइटिंग अलाउंस हमेशा कम रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस हमेशा ज्यादा रहता है। अब वर्किंग डे क्या है? अब उसने वर्क जो किया है वो केवल किया है 1 मंथ 13 डेज। कितने दिन काम किया उसने? 1 मंथ 13 डेज। ऐसे ही और भी लोग भी होंगे जिन्होंने 2 साल काम किया होगा, 3 साल काम किया होगा, या पर मंथ काम कर रहे होंगे, तो उनका हमें निकालना होगा। तो टोटल अमाउंट हम इसका क्या निकालेंगे? मेन
मोटिव जो हमारा होता है वो होता है इंटीजर को डिक्लेयर करना। तो हम इसके लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं या किस एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं? सपोज करिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम पैकेज को ले लें। पैकेज कितना है हमारा 98,3,4। अब देखिए जैसा हम बता चुके हैं एम्प्लॉय आईडी हमारे पास हो गई, पैकेज हो गया, टीए हो गया, डीए हो गया और उसका वर्किंग डे जो हमारे पास है वो कितना है 1 मंथ 30 डेज। तो हमें एक क्यूरी ऐसी चलानी है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर उस पर उसकी सैलरी को फीड किया जाए तो जितने दिन उसका वर्किंग होगा उतना उसका वर्क डे और उसका रिमेन सैलरी या टोटल सैलरी आ जाए। अब पहला कॉन्सेप्ट ये आएगा कि सर इसको तो हम बहुत नॉर्मल एक्सेल में कर सकते हैं। हाँ एक्सेल में कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में क्या है उसको फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। यदि हम कोई सॉफ्टवेयर करेंगे तो उससे हमें एक बेनिफिट ये होगा कि हम उसकी सैलरी स्लिप को भी जनरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए एल्गोरिथम जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसका जो भी पैकेज होगा, पैकेज कितना है 98,300 अब ये कितने का है 12 महीने का है। वर्किंग डे हमारे पास कितना आ रहा है 1 मंथ 30 डेज। तो सबसे पहले हम इसको किस में डिकोड करेंगे 1 मंथ में। तो कितना कर देंगे डिवाइड बाई 12। इसके बाद क्या करेंगे टीए और डीए हमेशा प्लस होते हैं तो प्लस 98,345 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई कितना करेंगे मल्टीप्लाई इससे कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई हमारा टीए और डीए जितना है कितना है 4 प्लस 2 या सॉरी इसमें टीए 2 है हमारे पास तो 2 प्लस 4। अब आपका कॉन्सेप्ट ये आएगा सर इसको एक साथ ही रख दें 4 और 2 6, लेकिन नहीं क्यों नहीं रख सकते कि जब हम सैलरी स्लिप को जनरेट करेंगे तो टीए अलग दिखाया जाएगा और डीए अलग दिखाया जाएगा। अब डिवाइड बाई किससे करेंगे 100 क्योंकि परसेंटेज है हमारे पास। लेकिन सबसे छोटी सी बात ये आएगी अगर हम यहां पर ब्रैकेट नहीं देंगे तो केवल ये किस कॉन्सेप्ट गॉड लॉस के हिसाब से किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, वो केवल 4 का डिवाइड किससे करेगा 100 से, जिस कारण से हमारा क्या चला जाएगा एलसीएम चला जाएगा और हमारा आंसर या जो भी है वो क्या होगा गलत हो जाएगा। अब ब्रैकेट को बंद कर दिया तो हमारे पास एक महीने का जो भी वेतन होगा वो कैसे टी और डीए जुड़ के हमारे पास मिल जाएगा। अब हम दूसरा ब्रैकेट ओपन करने के बाद पूरे ब्रैकेट का डिवाइड किससे कर देंगे 30 से, क्योंकि हमें एक दिन का सैलरी चाहिए क्योंकि हमें 13 डेज हमारे पास भी हैं। तो यहाँ पे 30 और मल्टीप्लाई, अब एक महीने में कितने दिन वर्किंग के बताए थे मैंने 30 के बताए थे और 13 दिन उसने और काम किया है तो कितना हो गया 43 तो 43 देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम देखेंगे इंटीजर कि हमारे इंटीजर कितने हैं। देखिए जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीजें हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, एक तो इंटीजर और दूसरा फ्लॉट। फ्लॉट क्या होता है, फ्लॉट होता है पॉइंट के बाद की वैल्यू। क्या होगा पॉइंट के बाद की वैल्यू या जिसको हम लोग डबल प्रिसीजन भी बोल सकते हैं। या मान लीजिए जैसे मैंने लिखा किसी 42.53 तो इसमें इंटीजर कौन कौन से हैं हमारे पास 42 जो है वो हमारा क्या है इंटीजर है और 0.53 जो है वो हमारा क्या है फ्लॉट है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई हम सैलरी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसमें राउंड ऑफ या राउंड इन करते हैं, मतलब पॉइंट की वैल्यू को अगर 50 से ऊपर है तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे 43 और 50 से नीचे है तो हम क्या करेंगे 41। अगर हम कोई मेडिसिन भी लेने जाते हैं अगर उस टेबलेट की कीमत जो आ रही है वो हमारी ₹1.35 आ रही है तो हम उससे कितना लेते हैं ₹1 और यही 50 से ऊपर आ रही तो हम कितना ले लेते हैं ₹2 ले लेते हैं। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो हमें पॉइंट की भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास कितने इंटीजर आएंगे, पहला तो A, दूसरा अपॉन 12 B, तीसरा C, चौथा D, पांचवा E, इसके बाद F, इसके बाद कौन सा आएगा G, H और इसके बाद जो आंसर आएगा वो इंटीजर में होगा या प्लॉट में होगा इंटीजर में कैसे हो जाएगा इंटीजर तो भाई अब मान लीजिए उसने जो भी वर्क किया है हो सकता है उसकी सैलरी 12,544 रुपए 66 हो तो आंसर हमारा ये जो आ रहा है ये किसमें आ रहा है फ्लॉट में आ रहा है। तो अगला हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्लॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे देखिए
इंटीजर को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो हम इंटीजर डिक्लेयर किससे कर पाएंगे? हम परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, मतलब जितने भी हमारे इंटीजर होंगे उतने क्या होंगे, उतने हम डिक्लेयर कर पाएंगे। सपोज करिए अगर हमें a प्लस बी लेना है तो हमें जो c है तो इसमें इंटीजर कितने हमारे डिक्लेयर होंगे? 3। पहला कौन सा डिक्लेयर होगा? परसेंटेज डी ए को करेंगे कॉमा दूसरा किसको करेंगे? दूसरे को करेंगे और तीसरा किसको करेंगे? परसेंटेज डी। अब अगर आंसर आपका फ्लॉट में है तो यहां पर डिक्लेरेशन डी को नहीं चाहिए हमें, यहां डिक्लेरेशन किसकी लेंगे? यहां डिक्लेरेशन लेंगे एफ को। किसको लेंगे डिक्लेयर? किसको लेंगे? एफ को। तो याद रखना सबसे पहले जब भी हम इसको इंक्लूड कराएंगे INCLUDE इंक्लूड STDIO स्टूडियो डॉट एच, सबसे पहले हमारा कौन सा बनेगा फंक्शन? इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो किस पर आधारित है? वो मैथ पर आधारित है। तो दूसरा हमारा स्टूडियो किसका बनेगा? STDIO स्टूडियो डॉट मैथ। दोनों किसके बन जाएंगे? पहला किसका बनेगा? स्टूडियो डॉट एच, जो पूरे प्रोग्राम को क्या करेगा? रन कराएगा। और दूसरा क्या करेगा? उस प्रोग्राम में मैथमेटिक्स की जो भी वैल्यू है उसको क्या कर देगा? उसको आपके सामने इनपुट करा देगा। ठीक, और पूरा होल्ड करेंगे जब तो वाइड मेन से करेंगे, वाइड मेन। और वाइड मेन के बाद ये ब्रैकेट का हम प्रयोग करेंगे। ये ब्रैकेट क्यों यूज किया जाता है? कई जगह आपने देखा होगा केवल प्रोग्राम में कोई भी सॉफ्टवेयर में मैन का प्रयोग किया गया है या कहीं पर भी आपने ब्रैकेट का प्रयोग किया है। अंतर क्या होता है? अंतर केवल इतना होता है जैसे सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं, इंग्लिश में हम लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो टू लिखने के बाद कॉमा लगा देते हैं। इस कॉमा का क्या मतलब है? बचपन से लगाया है, या हिंदी में लिखते हैं सेवा में कॉमा। ये कॉमा हमें रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हम आगे के सब्जेक्ट लिख रहे हैं वो किस सब्जेक्ट पर आधारित है? वो केवल सब्जेक्ट 1 पर आधारित है। अगर यहाँ कॉमा की जगह डैश का प्रयोग कर देंगे तो हमारे एप्लीकेशन में सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तो वो किस सब्जेक्ट पर काम करेगा? केवल एक सब्जेक्ट पर। अगर हम ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर में और भी क्या क्या चीजें हो सकती है? बहुत सी चीजें हो सकती है। हो सकता है उसका फंड भी हो सकता है, बीमा के लिए भी हो सकता है, HRA के लिए भी हो सकता है, एटसेट्रा। अब सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये आती है, हम लोग ये पूछते हैं कि सर हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर खरीदेगा कौन? अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो वो कौन परचेज करेगा? बहुत से लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो बेटा एक चीज आती है थिंक अबाउट इट। क्या आती है? थिंक अबाउट इट, कि आपकी सोच क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए आपके अंदर कितना क्रिएटिवनेस है वो आपको दर्शानी होती है। और क्रिएटिविटी आती कैसे है? क्या थॉट पढ़ के? जैसे हम लोग थॉट पढ़ते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, संभव है? अगर ये संभव होता तो जंगल का राजा किसको होना चाहिए था? गधे। भाई 22 घंटे काम करता है लेकिन जंगल का राजा है कौन? शेर। क्यों है? उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर किसी भी वर्क को करें, आप भले ही घास काटें लेकिन इस तरीके से काटें कि दूसरा उस तरीके से स्किल को अपना ना सके। आजकल देखते हो यूट्यूब पे कई सारी स्किल्स आ जाती हैं। तो हमें किसको डेवलप करना है? अपने सॉफ्टवेयर में अपनी स्किल को डेवलप करना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, स्किल को डेवलप करते करते ये मत सोचना कि हमने थॉट पढ़ लिए, बोले को पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ नहीं होता बेटा। अगर हौसलों से उड़ान होती छत पे जाओ, कूद जाओ नीचे, पट्ट से गिरोगे, मर जाओगे। कोई हौसला नहीं होता है। तो मेन चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज हम डेवलप करेंगे तो उसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी अपनी लानी है, ना कि सामने वाले की। दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट बहुत हैं, बहुत उन्होंने सर्च इंजन बना रखे हैं, विजुअल स्टूडियो बहुत है, लेकिन आज भी ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं, AI डेवलप किए जा रहे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर।